नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुकुल ICS बिलासपुर से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहले वीडियो हिंदी की क्लास गुरुकुल ICS बिलासपुर के YouTube चैनल में मौजूद है, वहां से आप पहला वीडियो देख सकते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। हमने पढ़ा था स्वर वर्णों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें मैंने बता दिया था उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। एक बताया था ओष्ठाकृति के आधार पर, जिसे वृत्ताकार या अवृत्ताकार या गोलीय, अगोलीय या वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी कहते हैं। आज तीसरा जो प्रकार है ये है जीभ की अवस्था के आधार पर। चूंकि स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसी जीभ की अवस्था के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। एक है अग्र स्वर, एक है मध्य स्वर और एक है पश्च स्वर। अग्र स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण के समय जीभ का अगला हिस्सा क्रियाशील होता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं दोस्तों। दूसरा मध्य स्वर, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ समान अवस्था में होता है, या कहा जाए दूसरे शब्दों में जीभ क्रियाशील नहीं होता तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। और तीसरा पश्च स्वर, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा क्रियाशील होता है, उसे ही क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे आते हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा मध्य स्वर है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो मध्य स्वर है इसको हम स्टार्ट करेंगे अ से। अ जो है मध्य स्वर है। इसके बाद आ और उ, ओ और औ, ये सभी जो हैं आपका पश्च स्वर है। ऐसे ही अग्र स्वर ई, री, ए और ए। चूंकि हमने देखा था स्वर वर्ण टोटल 11 होते हैं, तो उन्हीं में से अ जो है आपका मध्य स्वर है और बाकी आ, उ, ओ, ये सभी क्या हैं? पश्च स्वर है। इनको याद करने का एक तरीका है, वे वर्ण जिनकी आकृति 3 के समान हो, देखिए दोस्तों, उसे वो सभी कहाँ आते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। बाकी सभी जो हैं आपका अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। अ तो आपको याद रखना है कि मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला जो प्रकार है ये है अनुनासिकता के आधार पर। मैंने आपको बताया था अनुनासिक या अनुस्वार। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक है निरानुनासिक और एक है सानुनासिक, या इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में बताया था। अनुनासिक में जो है आपका अर्धचंद्र बिंदी इसकी मात्रा होती है। तो ऐसे स्वर वर्ण जिसमें अनुनासिकता नहीं होता उसे निरानुनासिक कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी वर्ण आप ले लेंगे अ या आ, इस प्रकार करते हैं। और सानुनासिक, इसके अंतर्गत जैसे हम इस प्रकार से मात्रा लेंगे जिसमें ये मात्रा होती है अर्धचंद्राकार की, ये सानुनासिक वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे हम आंख लिखेंगे तो यहाँ पर आ में जो मात्रा लगी है अर्धचंद्राकार, और ये क्या है? सानुनासिक वर्ण है। तो ये दो प्रकार हैं अनुनासिकता के आधार पर, याद रखेगा, निरानुनासिक और सानुनासिक या अनुनासिक। अगला जो प्रकार है जीभ की अवस्था के आधार पर, जीभ की अवस्था में मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर इन वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है। एक है विवृत, जिसे इंग्लिश में ओपन कहते हैं। एक है संवृत, जिसे इंग्लिश में क्लोज कहते हैं। एक है अर्ध संवृत, इसे हाफ क्लोज कहते हैं। और एक है अर्ध विवृत, जिसे हाफ ओपन कहते हैं। अब यहाँ पर विवृत और संवृत किसे कहते हैं अगर पूछा जाएगा तो विवृत मतलब होता है ओपन। कहा जाए तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार पूरा खुल जाता है उसे विवृत कहते हैं।
दूसरा समृद्ध ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार पूरी तरीके से बंद हो जाता है, लगभग बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। इंग्लिश में क्लोज कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है। और समृद्ध कहा जाए तो ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद हो, उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। और ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार आधा खुले, उसे क्या कहते हैं? अर्ध विवृत कहते हैं दोस्तों। अब इसमें हमको प्रारंभ कहां से करना है तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमको अर्ध विवृत यहां से प्रारंभ करना है, अर्ध विवृत में लेना है अ। इसके बाद आप सीधा विवृत में आना है और ये दूसरा जो है आ जो है लेना है विवृत में। इसके बाद ई, उ और उ इसको समृद्ध में लेना है दोस्तों। और इसके बाद एक आपको अर्ध समृद्ध में लेना है, एक अर्ध विवृत में लेना है, पुनः एक बार अर्ध समृद्ध में लेना है और एक बार अर्ध विवृत में लेना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसका वर्गीकृत कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, एक प्रकार से इसका ट्रिक है। तो इस प्रकार से हमने स्वर वर्णों के वर्गीकरण, ये स्वर वर्ण के बाद अगला जो है व्यंजन वर्ण या इसे षस्वर भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण में सबसे बड़ी अंतर यह है कि स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन वर्ण परतंत्र होते हैं दोस्तों। कहा जाए तो वे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, या ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय श्वास में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम इसीलिए सस्वर है दोस्तों। कहा जाए तो स्वरों सहित इनका अस्तित्व ही स्वरों के साथ होता है। जैसे कि हम कोई वर्ण, जैसे हम क लेते हैं तो ये जो क है आधा क और अ से मिलकर बना है दोस्तों। कहा जाए तो व्यंजन वर्ण का अस्तित्व स्वरों के मेल के साथ ही प्रारंभ होता है, उसके बिना व्यंजन वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दूसरा प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था स्वर वर्णों की संख्या 11 है, ऐसे ही व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है दोस्तों। हमको स्टार्ट करना है क वर्ग से। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व और श श श और प। तो यहाँ से ये टोटल हो गए 25 और ये 4 और ये 4 हो गए 25 और 8 33। तो यही व्यंजन वर्ण है दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। इसमें शुरू के जो 25 वर्ण हैं क से लेकर म तक, इसे स्पर्श वर्ण कहा जाता है, या इसका एक और नाम है उदित वर्ण। याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में स्पर्श वर्णों की संख्या या उदित वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 25 है दोस्तों। स्पर्श वर्ण इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो मुख में अलग अलग भाग होते हैं, जैसा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करते हुए इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसीलिए इसे स्पर्श वर्ण कहा जाता है। य, र, ल और व इसे अंतस्थ वर्ण कहा जाता है दोस्तों। अंतस्थ वर्ण इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो ये अंदर ही रह जाते हैं, या कंठ, तालु, जीभ और ओष्ठ आदि को इन वर्णों को उच्चारण करते समय आपस में मिलाना पड़ता है, सटाना पड़ता है, इसलिए इसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है दोस्तों। और अगला जो है ऊष्म वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय गले में घर्षण होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है,
इसका उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इसको ऊष्म वर्ण कहा जाता है दोस्तों। ये इसकी भी संख्या टोटल 4 है, तो ये 33 व्यंजन वर्ण है दोस्तों। इनके अलावा हम और बहुत सारे वर्ण पढ़ते हैं व्यंजन वर्णों में, जैसा एक है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर या इसे ही संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं दोस्तों। एक आता है छ, एक आता है त्र, एक आता है स्र, एक आता है य। ये 4 वर्ण संयुक्त वर्ण है दोस्तों, कंबाइंड अल्फाबेट कहा जाता है, क्योंकि इन वर्णों का निर्माण 2 अलग अलग वर्णों के मेल से हुआ है। जैसे श की बात करें तो आधा क और श, इसके मेल से क्ष का निर्माण हुआ है। तो यहां पर हमको एक बात और ये पता चलती है कि 2 वर्णों के मेल से संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है, या दूसरे शब्दों में हम इसको और विभाजित कर दें तो आधा क, आधा श और अ। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 2 व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण, इसके आपस में मिलने से इसका निर्माण होता है। तो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरा जो है त्र, इसका निर्माण आधा त और र, इसके मेल से हुआ है। तीसरा है श्र, इसका निर्माण आधा स और र से हुआ है दोस्तों। और लास्ट है य, इसका निर्माण आधा ज और य से हुआ है दोस्तों। इन चारों के किन किन वर्णों के मेल से इसका निर्माण हुआ है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, और ये जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एक्चुअली ज्ञ का निर्माण आधा ज और य से होता है, जबकि इसका उच्चारण आधा ग और य होता है दोस्तों। जैसे हम ज्ञानी कहते हैं तो ज्ञानी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ज्ञानी होता है। तो ये सभी क्या हैं, ये जो 4 वर्ण हैं, इसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं दोस्तों। इनकी संख्या 4 है। इनके अलावा एक और है जिसमें हम पढ़ते हैं अर्धस्वर, या दूसरा नाम संघर्षहीन या श्रुति मूलक। तो हम तो पढ़ रहे हैं व्यंजनों के बारे में, लेकिन नाम आ गया अर्धस्वर का। बिल्कुल सही दोस्तों, ये अर्धस्वर ही कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वर वर्णों के मेल से हुआ है। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, एक आता है य और एक आता है व। इन दोनों का निर्माण ही हम पढ़ते हैं ई और अ, और उ और अ। ई और अ से य का, उ और अ से व का निर्माण हुआ है दोस्तों। 2 स्वर वर्णों के मेल से इनका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसका नाम, हालांकि ये व्यंजनों में लिखते हैं लेकिन इसका नाम अर्धस्वर भी कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर वर्णों की संख्या कितनी है, या कौन कौन से वर्ण उसके अंतर्गत शामिल है। इसे भी संघर्षहीन भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो गले में किसी प्रकार का घर्षण वगैरह नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, इसीलिए इसे संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है दोस्तों। इनके अलावा इसका एक नाम और है श्रुति मूलक। श्रुति मतलब होता है सुनना। कहा जाए तो ये सिर्फ सुनाई दे, जबकि मूल वर्ण में ये शामिल नहीं है। सिर्फ सुनाई दे और मूल वर्ण में, जैसे यहाँ पर य और मूल वर्ण में ये शामिल नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, श्रुति मूलक वर्ण कहा जाता है। सिर्फ सुनाई देता है और मूल वर्ण में ये शामिल नहीं होते। तो ये अगला एक है अर्धस्वर के बारे में। एक हम पढ़ते हैं आगत या नवीन विकसित वर्ण, या इसी का नाम है मेहमान वर्ण। तो आगत वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले बात ये आती है दिमाग में
कि आगत वर्ण या नवीन विकसित वर्ण किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी भाषा में विभिन्न प्रकार के विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी है या अरबी है या उर्दू है, फारसी है, इनका प्रयोग किया जाता है। जब इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके लिए कोई अलग से मात्राएं या वर्ण विकसित नहीं हुए थे। तो व्याकरणाचार्यों के द्वारा जो हिंदी वर्णमाला है, उन्हीं वर्णों को तोड़ मरोड़ कर इनके लिए शब्द बनाए गए और ये बाहर से आए हुए थे, इसीलिए इनको आगत वर्ण या मेहमान वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो हम पढ़ते हैं, एक तो है आगत स्वर और एक पढ़ते हैं आगत व्यंजन। आगत स्वर और आगत व्यंजन। आगत स्वर में हम एक मात्रा पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आ के ऊपर अर्धचंद्राकार की मात्रा, ये आगत वर्ण के अंतर्गत, आगत स्वर के अंतर्गत ये शामिल है। और आगत व्यंजन के अंतर्गत एक हम पढ़ते हैं क, ख, ग, ज और प। ये तो सभी हैं व्यंजन, लेकिन जब इनके नीचे हम बिंदु लगा देते हैं तो ये जो है कहलाते हैं आपका आगत व्यंजन। तो पहला तो आगत स्वर, इसका उच्चारण कहा जाए तो आ और ओ के मध्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे हम एक पढ़ते हैं बाल और एक पढ़ते हैं बॉल, एक मात्रा और शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से और बहुत सारे शब्द हैं जिसमें जैसे फॉर है, जैसे नॉट है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और ये अधिकतर अंग्रेजी जो शब्द हैं उसमें इसके उपयोग होते हैं, तो ये इसीलिए आगत स्वर कहलाते हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए वर्ण। दूसरा है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में ये जो है क, ख, ग, ज और फ, एक झनकार के साथ इनका उच्चारण किया जाता है दोस्तों, आगत व्यंजनों का। और इनके होने या ना होने से भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे एक शब्द आता है, आपने देखा होगा जरा, और एक शब्द आता है जरा, जरा। जरा मतलब होता है थोड़ा, जब यहां पर बिंदु नहीं रहता, और जरा बोलने से बुढ़ापा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक बिंदु से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, इसे को ही जरा अवस्था बोलते हैं। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को नुक्ता कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, नुक्ता चिन्ह। और नुक्ता चिन्ह के होने या ना होने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, और ये सभी प्रयोग किए जाते हैं अरबी और फारसी शब्दों में। तो इस प्रकार से इनको आगत या नवीन विकसित वर्ण या मेहमान वर्ण कहा जाता है। आपको नुक्ता चिन्ह के बारे में आगे मैं बताऊंगा। इनके अलावा हम पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजनों के बारे में। तो ये जो 25 वर्ण हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। कहा जाए तो क से लेकर म तक के वर्ण, टोटल इसमें आते हैं 25 वर्ण, याद रखिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनके अलावा एक वर्ण हम पढ़ते हैं संघर्षी वर्ण। संघर्षी वर्ण में स, ह, ज, फ और श, ये 5 वर्ण संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संघर्षी वर्ण, जैसा कि मैंने बताया था, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय गले में घर्षण हो, संघर्ष हो, उसे ही क्या कहा जाता है, संघर्षी वर्ण कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा संघर्षी वर्ण में शामिल है, या इनमें से कौन सा
संघर्षी वर्ण में शामिल नहीं है। जहां भी नहीं है आता है दोस्तों, उस नहीं है को हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। वो चीजें परीक्षा हाल में दिखती नहीं है और हम गलतियां कर बैठते हैं और उन्हीं गलतियों को सुधार करके हमें आगे बढ़ना है। आगे देखिए, एक आता है स्पर्श संघर्षी। ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे और एक संघर्ष के साथ उनका उच्चारण हो, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं दोस्तों, च, छ, ज और झ। ये 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। 4 वर्ण इसमें शामिल हैं, इनको याद रखिएगा। इनके अलावा एक हम पढ़ते हैं अनुनासिक वर्ण। इसकी मात्रा मैंने आपको बता चुकी है। अर्धचंद्राकार और ऊपर में एक बिंदु रहता है, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं अर्धचंद्राकार बिंदु की मात्रा। अनुनासिक वर्ण या इसे ही पंचमाक्षर या इसे ही नासिका या नासिक कहते हैं दोस्तों, नासिका या नासिक। तो आपको मैंने बताया था अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार के बारे में बताया था, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास सिर्फ नाक के माध्यम से बाहर निकलती है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। और ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास नाक और मुंह दोनों के माध्यम से बाहर निकले, उसे अनुनासिक या पंचमाक्षर या नासिका या नासिक वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और वो 5 वर्ण कौन से हैं? तो क से लेकर प वर्ग तक का जो 5वां वर्ण है, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसमें पुनः याद रखिएगा, ये जो बिंदु है ये यहाँ पर आपका उस वर्ण के कहा जाए तो लेफ्ट साइड बाईं ओर आता है। तो इनको याद रखिएगा, ये 5 वर्ण अनुनासिक वर्ण या पंचमाक्षर या नासिका या नासिक कहलाते हैं। इनके स्थान पर हम, जैसे एक शब्द आता है रंग, रंग को अगर हम और विभाजित करें तो इस प्रकार से है दोस्तों, याद रखिएगा। कहा जाए तो इसी के स्थान पर हम जो बिंदु की मात्रा लिए वही क्या है? अनुनासिक वर्ण। इसके बाद एक आता है प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण इसके अंतर्गत आता है र वर्ण दोस्तों। र वर्ण को प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। प्रकंपित वर्ण इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो जीभ में कंपन होती है। जीभ या जुबान 2 से 3 बार कंपन करता है। कंपन के कारण ही इस वर्ण का उच्चारण होता है, इसीलिए इसे प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। जैसे ट्रक की बात करें तो जब ट्र बोलते हैं तो जबान में, जीभ में कंपन करना पड़ता है। उस कंपन के बिना इस वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये जो र वर्ण है इसकी अलग अलग मात्राएं हैं। जैसे एक तो हम स्वतंत्र रूप से जब र प्रयोग करते हैं इस उद्देश्य से, एक जो है हम इस प्रकार से ग्र लिखते हैं, ग में र जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से दूसरा एक प्रयोग है। तीसरा जो प्रयोग है, जो गोल आकार की वर्ण है उसमें आपको र जोड़ना है। जैसे ट, अब ट में आपको र जोड़ना है तो आधा ट और इस प्रकार से आप कर देंगे तो बन जाता है ट्र। या जैसे आपको द में र जोड़ना है तो इस प्रकार से आप कर दिए तो हो जाता है द्र। तो ये तीसरा प्रकार है जब ये र की मात्रा लगती है। और चौथा, जब ऊपर में शिरोरेख, इस लाइन को बोलते हैं शिरोरेख,
सिर धन आरेख। तो जब सिर के ऊपर मात्रा जब लगती है तो उसे शिरोरेख या इसे ही रेख की मात्रा कहते हैं। तो र का 4 अलग अलग प्रकार है, याद रखिएगा। एक स्वतंत्र रूप से, एक ग्रह के माध्यम से, एक प्रकार से क्र और द्र में, और एक रेख की मात्रा। तो ये सभी क्या है? प्रकंपित वर्ण है। जबान में उच्चारण के समय कंपन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक है आपका पार्श्विक। पार्श्विक के अंतर्गत एक वर्ण आता है ल। ल का जब हम उच्चारण करते हैं, इस पार्श्विक के अंतर्गत ल वर्ण शामिल है। अगर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पार्श्विक वर्ण है, तो आपको याद रखना है ल वर्ण पार्श्विक वर्ण है। अब पार्श्विक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो जबान का अंतिम हिस्सा आपके ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करता है और जीभ के पार्श्व भागों से हवा के माध्यम से इसका उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इसे पार्श्विक कहा जाता है दोस्तों। पार्श्विक मतलब क्या? पार्श्व भाग कहा जाए तो अगल बगल, और उसी अगल बगल से हवा के माध्यम से इसका उच्चारण किया जाता है। तो ल वर्ण पार्श्विक वर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा हम 2 वर्ण और पढ़ते हैं। ये वर्ण कहलाते हैं उच्छिप्त वर्ण या द्विगुण वर्ण या नवीन वर्ण। 3 नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत 2 वर्ण शामिल हैं, एक ढ और एक है ड़ और एक है ढ। तो यहां पर ये जो नुक्ता चिन्ह है या बिंदु है, ये आपका उन वर्णों के नीचे प्रयोग किया गया है। हम इस डॉट का प्रयोग 4 अलग अलग स्थानों पर करते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। इस प्रकार से जब हम कोई लेटर लिखते हैं या वर्ण लिखते हैं तो यहां पर इसे कहा जाता है खड़ी पाई। इसे कहा जाता है खड़ी पाई, और इसे कहा जाता है सिरारेख। और इसी पर हम जब बिंदु लगाते हैं तो एक हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं, एक हम ऊपर लगाते हैं, एक हम नीचे लगाते हैं, और एक हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। चारों दिशाओं में इस बिंदु का प्रयोग होता है और 4 अलग अलग वर्ण बनते हैं। जैसा कि मैं बताया, जैसे जब ये बिंदु ऊपर लगता है तो हम उसको कहते हैं अनुस्वार, अंग की मात्रा। जब ये बिंदु इस डायरेक्शन में लगता है, जैसे यहां पर ये बिंदु ये लगा हुआ है, तो ये इसमें प्रयोग होता है पंचमाक्षर में। जैसा मैंने बताया था, 5 अक्षर आते हैं इसमें, जिसमें ये डॉट इस डायरेक्शन में लगता है। एक जो है इस डायरेक्शन में लगता है नीचे में, तो वही है आपका उच्छिप्त या द्विगुण वर्ण या नवीन वर्ण। और एक इस डायरेक्शन में लगता है, ये मैंने बताया था आपका आगत व्यंजन में। आगत व्यंजन में इस बिंदु का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। तो चारों दिशाओं में ये बिंदु लगता है और चारों का अलग अलग महत्व है। तो यहां पर 2 वर्ण इसके अंतर्गत शामिल है दोस्तों। ये अलग वर्ण है और ये दोनों अलग वर्ण है, इनका उच्चारण अलग अलग होता है। तो इसे उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है। उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ ये होता है फेंका हुआ। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जबान झटके से नीचे आए, उसे ही क्या कहते हैं? उच्छिप्त वर्ण कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्ण के 2 रूप, 2 गुण हैं। एक यहां पर प्रयोग हुआ है और एक यहां पर, इन दोनों जगह प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसे द्विगुण वर्ण कहा जाता है या इसे नवीन वर्ण कहते हैं। ये बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नवीन वर्ण कहा जाता है। नवीन वर्ण अलग है दोस्तों और नवीन विकसित वर्ण अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो इस प्रकार से ये व्यंजन वर्णों
के वर्गीकरण के बारे में अलग अलग परिभाषाएं हैं, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। इस प्रकार से हमने पढ़ा 11 स्वर वर्णों के बारे में। तो टोटल वर्णमाला में जैसा कि मैंने बताया था, वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसपे हमने पढ़ा 11 स्वर के बारे में, 33 व्यंजन के बारे में, ये हो गए आपका 44। इसके अलावा 4 संयुक्त वर्ण हो गए 48, 2 उत्क्षिप्त वर्ण और 2 अयोग वाक्। इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल मिलाकर 52 है। तो ये हो गए व्यंजन वर्णों के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण मुख के किस किस स्थान से होता है। उच्चारण के आधार पर इन वर्णों का वर्गीकरण। तो जैसा कि हम जानते हैं, उच्चारण का शाब्दिक अर्थ ही होता है बोलना, और बोलने में मुख के अलग अलग भागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से श्वास सर्वप्रथम हमारे कंठ तक पहुंचती है। कंठ के बाद का जो हिस्सा है, आपने महसूस किया होगा, एक घंटी की आकृति की एक आकृति होती है, एक मुख का भाग होता है जिसे घंटी कहते हैं, या उसका एक व्याकरण संबंध शब्द है काकल कहते हैं। उसी काकल के ऊपर का भाग कहलाता है तालु। तालु के बाद का जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, उसे मूर्धा कहते हैं दोस्तों। मूर्धा के बाद आता है एक हिस्सा दंत। दांत का भी प्रयोग होता है दोस्तों वर्णों के उच्चारण में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु हैं या जिनका उम्र 60 या 70, जिनके दांत टूट जा जाते हैं, उनको सही तरीके से वर्णों को उच्चारित करते नहीं बनता, क्योंकि दांत की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन वर्णों के उच्चारण। इनके अलावा एक हम देखते हैं ओंठ या ओष्ठ, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वर्णों के उच्चारण में। जैसे प वर्ग, इनको बिना ओंठ को मिलाए आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इनके अलावा नाक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुस्वार और अनुनासिक में। तो यही आधार बनता है उच्चारण स्थान के आधार पर इन वर्णों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में देखेंगे। इस पाठ में, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान पर वर्गीकरण के बारे में। तो इस प्रकार से आप इस चैनल के साथ बने रहिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।